हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आगमन निगमन विधि यानी कि व्याकरण पाठ विधि के बारे में आलोचना करेंगे। कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, आपकी वह इच्छा है, आप चाहे तो करें या ना करें, लेकिन आप ये वीडियो को ध्यान से देखें और कोई भी त्रुटि हो और कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगमन विधि विशेष तथ्यों या उदाहरण की सहायता से क्या निकलवाया जाता है? सामान्य नियम होगा। क्या होगा? सामान्य नियम। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें नियमों सिद्धांतों आदि पर कौन स्वयं पहुंचता है? छात्र स्वयं पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय क्या पहले नहीं बताया जाता? क्या पहले बताया नहीं जाता? नियम सिद्धांत और परिभाषा। नियम सिद्धांत और परिभाषा। 3 नंबर का डी होगा हमारा सही उत्तर। आगमन विधि में कितने पदों का अनुकरण करना आवश्यक है? आगमन विधि में 4 पदों का अनुकरण करना आवश्यक है। इस विधि में शिक्षक के कितने सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि के व्यवस्थित 4 पद क्या है? तो देखिए, आगमन विधि में पहले उदाहरण आता है, तो ये हो सकता है, ये तीनों नहीं होगा, लेकिन आपको परीक्षा में पहले ऑप्शन में ही यहाँ पर भी उदाहरण दिया होगा, यहाँ पर भी उदाहरण दिया होगा, यहाँ पर भी उदाहरण दिया होगा। इसका ऑप्शन थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन से उत्तर उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण, परीक्षण, ये होता है आगमन विधि का व्यवस्थित 4 पद। आगमन विधि का सूत्र है। आगमन विधि का सूत्र क्या है? तो आगमन विधि का सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि का दोष क्या है? आगमन विधि का दोष क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये उसका गुण है। स्वाभाविक है, ये भी गुण है। मस्तिष्क का विकास करता है, ये भी गुण है। तो हमारा सही उत्तर होगा सब विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन विधि द्वारा हम सब विषयों पढ़ा नहीं सकते। निगमन विधि से अधिक उपयुक्त विधि है। निगमन विधि से अधिक उपयुक्त विधि है आगमन विधि। नियमीकरण में क्या होता है? नियमीकरण में क्या होता है? उदाहरणों के द्वारा नियम निर्धारण किए जाते हैं। नियमीकरण में उदाहरण के द्वारा नियम निर्धारण किए जाते हैं। व्याकरण विधि मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? व्याकरण विधि मुख्यतः व्याकरण के नियम पर निर्भर करता है। पहले परिभाषा या नियम, उसके बाद में व्याख्या और अंत में तथ्यों का प्रयोग होता है। किस विधि में यह होता है? तो सही उत्तर होगा हमारा निगमन विधि में होता है। निगमन विधि में पहले परिभाषा या नियम किए जाते हैं, उसके बाद व्याख्या किए जाते हैं, अंत में तथ्यों का प्रयोग होता है। निगमन विधि में शिक्षण के 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। वो क्या क्या है? 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, वह क्या क्या है? तो वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि के 4 पद हैं। निगमन विधि के 4 पद हैं, वो कौन से हैं? वो है पहले नियम, प्रयोग, निष्कर्ष, परीक्षण। तो 14 का सी होगा हमारा सही उत्तर। निगमन विधि का विशेषता क्या है? निगमन विधि का विशेषता क्या है? इससे छात्र सूझबूझ नहीं बन पाते, ये गलत है। यह उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। हाँ, बी वाला होगा हमारा सही उत्तर। यह उच्च कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। निगमन विधि का दोष क्या है? निगमन विधि का दोष क्या है? यह अनौवैज्ञानिक है। डी वाला होगा।
यह ज्ञान को तीव्र गति से प्रदान करता है, इसका गुण है। यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाती है, ये भी गुण है। इससे छात्र के समय में कमी बचती है, ये भी गुण है। तो यह है डी वाला है हमारा इसका दोष है। कम आयु के बालकों के लिए निगमन विधि है असफल। कम आयु के बालकों के लिए निगमन विधि असफल है। अध्ययन की उत्तम विधि क्या है? अध्ययन की उत्तम विधि है निगमन विधि। अध्ययन की उत्तम विधि है निगमन विधि। अध्ययन की उत्तम विधि क्या है? अध्ययन की उत्तम विधि है आगमन विधि। आगमन विधि उपयोगी है। आगमन विधि उपयोगी है किस कक्षा के लिए? आगमन विधि किस कक्षा के लिए उपयोगी है? निम्न कक्षा के लिए आगमन विधि और उच्च कक्षा के लिए निगमन विधि। किस विधि में शिक्षण की गति मंद है? आगमन विधि में शिक्षण की गति मंद है। आगमन विधि कार्य से किस ओर जाती है? आगमन विधि कार्य से कारण की ओर जाती है। कार्य से कारण की ओर जाती है। सामान्य नियम निकलवाया जाता है किससे? किससे सामान्य नियम निकलवाया जाता है? आगमन विधि से। आगमन विधि में बालक को क्या करने का अवसर मिलता है? आगमन विधि में बालक को न पढ़कर घूमने को ये नहीं होगा, निरीक्षण ना करना ये भी नहीं होगा, लिखना पढ़ना और खोलना नहीं होगा। डी होगा खोज और निरीक्षण, यही होगा हमारा सही उत्तर, खोज और निरीक्षण। किस विधि में रुचि व जिज्ञासा को जागृत नहीं किया जाता? किस विधि में नहीं किया जाता? निगमन विधि में नहीं किया जाता। आगमन विधि का गुण क्या है? आगमन विधि का गुण मनोवैज्ञानिक है। आगमन विधि का गुण मनोवैज्ञानिक है और निगमन विधि का गुण क्या है? व्याकरण शिक्षण की विधाया है। व्याकरण शिक्षण की विधाया है आगमन विधि, निगमन विधि दोनों, सूत्र विधि ये तीनों है। उसके बाद तो डी हो लगा हमारा उपयुक्त सभी। सूत्र के भेद हैं। सूत्र के कितने भेद हैं? 8, 6, 7 और 5। तो सूत्र के कितने भेद हैं? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो सूत्र के कितने भेद हैं मैं अंत में इसको बता दूंगा। अभी आप कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो देख रहे हैं बता दीजिए, मैं अंत में फिर से बता दूंगा। भाषा विषयों के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य है। भाषा विषयों के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य कितने हैं? 5, 4, 6, 3। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? मोरिसन की देन है। किसकी देन है? मोरिसन की देन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुचि जागृत होने पर प्रेरणा मिलती है। रुचि जागृत होने पर प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? अधिगम। हिंदी शब्द मूलतः क्या है? हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। क्या है? फारसी भाषा का है। अरबी, उर्दू और अंग्रेजी नहीं है। तो क्या है? फारसी भाषा का है। अगर उत्तर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंदी का उपभाषाएं कितनी है? हिंदी का उपभाषाएं कितनी है? 5 हैं। हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं।
हिंदी की 5 उपभाषा से बोलियां विकसित हुई। कितने बोलियां विकसित हुई? 17 बोलियां विकसित हुई। द लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक हैं हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हिंदी किस भाषा के परिवार से है? हिंदी किस भाषा के परिवार से है? भारोपीय। उत्तर क्या होगा? भारोपीय। भारत, ये भारोपीय दिया है लेकिन भारोपीय नहीं, ये भारतीय है। भारतीय है, गलत दे दिया है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार की गई लिपि है। भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकार की गई लिपि है। कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार की गई लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि मूलतः विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। विश्व के प्राचीनतम लिपि कौन सा है? विश्व के प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि है। भारत की प्राचीनतम लिपि क्या है? भारत की प्राचीनतम लिपि क्या है? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा सैंधव लिपि। भारत की प्राचीनतम लिपि है सैंधव लिपि। नागरी लिपि के नामांकन के कारण, नागरी लिपि के नामांकन के कारण इसके अक्षरों का आकार मध्यकालीन स्थापत्य कला की नगरी शैली से मिलता जुलता है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि का विशेषता है ध्वनि एवं वर्ण में सामंजस्य, सही है। एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह है, सही है। एक लिपि चिन्ह का एक ही उच्चारण, ये भी सही है। तो उत्तर होगा हमारा डी वाला उपयुक्त सभी। देवनागरी लिपि का दोष क्या है? देवनागरी लिपि का दोष है वर्ण वैधता, ये भी दोष है। शिरोरेखा का प्रयोग, ये भी दोष है। मात्रों का अधिक प्रयोग, ये भी सही है। तो उपयुक्त सही सभी होगा हमारा डी वाला से उत्तर। देवनागरी लिपि में सुधार के व्यक्तित्व प्रयोग किए गए हैं। किसमें प्रयोग किए गए हैं? महादेव गोविंद रानड़े द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, काका कालेश्वर द्वारा। तो डी होगा हमारा सही उत्तर। काका कालेश्वर समिति का गठन किया गया 1935 में। काका कालेश्वर समिति का गठन किया गया 1935 में। प्रारंभ से इस समिति का नाम क्या था? काका कालेश्वर समिति का नाम प्रारंभ है क्या था? प्रारंभ में नागरी लिपि सुधार समिति था। नागरी लिपि सुधार समिति था। देवनागरी लिपि में सुधार के संस्थागत प्रयास किए गए हैं। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, सही है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा, सही है। नागरी प्रचारण सभा कोसी, सही है। तो उपयुक्त सभी, डी वाला होगा सही उत्तर। काका कालेश्वर समिति ने सुधार के सुझाव दिए हैं। कितने सुझाव दिए हैं? 14 सुझाव दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया। नरेंद्र देव समिति। कौन सा समिति गठन किया गया? नरेंद्र देव समिति। नरेंद्र देव समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों की समझी के लिए गठित समिति है। कौन सा समिति है? राधाकृष्ण समिति। भाषा के कौशल हैं।
भाषा के क्या कौशल हैं? भाषा के श्रवण कौशल है, कथन कौशल है, पठन कौशल व लेखन कौशल है। तो डी वाला होगा उपयुक्त सभी। श्रवण के प्रकार हैं, श्रवण के कितने प्रकार हैं, यानी कि कौन सा प्रकार है? श्रवण के 3 प्रकार, अवधानात्मक श्रवण, रचनात्मक श्रवण, विश्लेषणात्मक श्रवण, तीनों सही है। तो डी होगा हमारा सही उत्तर। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या है? वर्ण शब्द व्याख्या, ये वाला ही सही उत्तर है। शब्द दर्शन साधन है, शब्द दर्शन साधन कौन है? ऑडियो वीडियो जो बोलते हैं हम, ऑडियो वीडियो एड्स जो बोलते हैं, चलचित्र। देखो चित्र तो नहीं, सिर्फ चित्र नहीं होगा, चित्र विस्तारक नहीं होगा, रेखा चित्र नहीं होगा, तो चलचित्र दोनों है, ऑडियो वीडियो दोनों है, चलचित्र यानी कि सिनेमा, मूवी। मूवी तो नहीं बोल सकते हम, हाँ कह सकते हैं, टीवी में जो देखते हैं। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, क्या सिखाए जाते हैं? स्वर सिखाए जाते हैं। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम स्वर सिखाए जाते हैं। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, कैसे अग्रसर होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? बालक के स्कूल आने पर नहीं, वाचन पर अधिक होने पर नहीं, भाषा पर अधिक होने पर, या लेखन पर अधिकार होने पर? भाषा पर अधिकार होने पर। पहले भाषा होना चाहिए अच्छा, उसके बाद व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है। व्याकरण शिक्षण में क्या व्याख्या किया नहीं जाता? परिचर्चा, चर्चा, उदाहरण, प्रत्युहरण। तो परिचर्चा। बार बार रटने की विधि क्या है? बार बार रटने की विधि परायण विधि है। कौन सा विधि है? परायण विधि। बार बार रटने को परायण विधि कहते हैं। समास शिक्षण हेतु सूत्र काम आता है। कौन सा सूत्र काम आता है? ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, ज्ञानेंद्र पाठन। तो आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 28 का और 60 का मैं आपको आप बताइए पहले, मैं अंत में आपको कमेंट बॉक्स में दोनों का उत्तर बता दूंगा। जो भी जानता हो बता दीजिए। और आप, मैंने ये जो वीडियो बनाया आप इसको अच्छे से पढ़िए। कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, वो आपकी इच्छा है, आप करें या ना करें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।